सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाइट से रिलेटेड टॉपिक। पूरा जो चैप्टर है हमारा लाइट का, उस पूरे कॉन्सेप्ट को फटाफट क्या करेंगे, कवर आउट करेंगे और आपके एग्जाम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप गलतियां करते हैं इस वीडियो में उसको भी क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने हमेशा देखा हुआ लाइट क्या है, लाइट आई है, लाइट गई है, मम्मी लाइट तेज़ जल रही है, मम्मी लाइट धीरे जल रही है। सो ये सब चीज़ें क्या हमारे लाइट से रिलेटेड है। तो हमारा जो बेसिक टर्म स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है अपने पास लाइट से, कि लाइट एक्चुअली है क्या। सो लाइट इज नथिंग, जिसकी वजह से हम चीजें देख पा रहे हैं वो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। पहला टर्म अगर लिखे तो हमें यहां लिखना होगा दैट मेक्स विजन पॉसिबल। ये हो गया पहला टर्म अपने पास, ठीक है। अब उसी के अगर बोले ये भी सर मैं इससे सेटिस्फाई हूं, दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। अब जब लाइट है तो कुछ विजिबल रेंज में ही हमें लाइट दिखाई दे रही होगी। अगर वो विजिबल रेंज नहीं होगा तो हमें लाइट दिखाई नहीं थी, क्योंकि हमें जो भी चीजें दिखाई दे रही वो विजिबल रेंज में है। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, विजिबल रेंज क्या हो जाएगी उसकी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में हो जाएगी, उसकी विजिबल रेंज हो जाएगी। अब लाइट है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, एंड दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हमारे हो गए लाइट से रिलेटेड। अब इसी के बेस पे अगर हम डिस्कस करें कि भाई लाइट कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या टर्म्स होंगे। सो सारी लाइट्स हमें नहीं दिखाई देंगी, हमें खाली जो लाइट दिखाई देती है उसी को क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज। हम जो लाइट के बारे में पढ़ेंगे वो है विजिबल रेंज में, उसका रेंज भी गिवन है। अब जब हमारे पास लाइट है तो मेन जो इसकी कथा स्टार्ट होती है बेटा, स्टार्ट होती है सबसे पहले टर्म में है रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन से। अब रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है थोड़ा फास्ट रहेगा तो ज़्यादा डीप डाउन हम डिस्कशन नहीं करेंगे, टर्म्स टू टर्म्स से डिस्कस करने वाले हैं। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझना है। रिफ्लेक्शन मीन्स अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो कैसे भी ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बट हमें रे ऑफ लाइट पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे कोई भी पोर्शन है और यहाँ पे एक पोर्शन, यहाँ से मैंने टॉर्च जलाया इस पॉइंट से। अब टॉर्च जलाया तो इस पॉइंट पे लाइट क्या कर दी, ट्रेवल कर दी। ये पॉइंट क्या हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया अभी, ये जो लाइंस दिख रही है ये क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट ये चीजें हो गई। अब एक ही पॉइंट पे जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ जाएंगे, लाइक ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से आई, इस पॉइंट से, मतलब बहुत सारी लाइट एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, इमर्ज हो गई, एक ही पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीम ऑफ लाइट। सो ये बेसिक टर्म है जो आपको पता ही है, क्योंकि हम इस पूरे लेक्चर में स्लो प्रोसेस में पूरी लर्निंग नहीं रखेंगे। फटाफट क्विक में जो टर्म्स हमें पता है उसे क्या करेंगे, डिस्कस करके आगे बढ़ते चले। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब लाइट अगर बाउंस बैक कर रही है, लाइक बॉल को अगर वॉल पे मारोगे तो बॉल टकरा के आपके पास आएगा, मतलब सेम मीडियम में। बट अगर एक बॉल को आप वाटर में फेंकोगे तो आपके पास वापस नहीं आएगा, मतलब टकरा के आ रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो उसी को क्या बोलेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है दो टाइप के हैं। रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास है तो दो टाइप का है। एक होगा हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है हमारे पास इरेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है हमारे पास जो सरफेस अवेलेबल है वो कैसा है, स्मूथ है या प्लेन है, ये एक सरफेस हो गया। इरेगुलर का मतलब होता है या तो सरफेस हमारा रफ है। हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कहीं कहीं बुक में इरेगुलर लिखा है, कहीं कहीं डिफ्यूज लिखना, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, चीज़ें क्या है, सेम ही है। अब अगर मैं कोई भी एक रे ऑफ लाइट ले रहा हूँ, इस तरीके से सरफेस पे आई, टकरा के यहाँ गई, फिर सिमिलर एक लाइट आई, टकरा के यहाँ गई, फिर यहाँ पे आई, मतलब जैसे लाइट आ रही सरफेस से टकरा रही उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो मुड़ के चली जा रही। ये कौन सी लाइट हुई अपने पास, ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट होगा। ये यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे। ये हो गया। अब मैं अगर बोलूं डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन का तो क्या होगा, व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। अभी भी ये सब क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेम प्रोसेस करूँ तो लाइट हमारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स एक दूसरे के क्या हो रही है, वो पैरेलल बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल भी नहीं हो रही तो वो कैसे हो जाएंगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये सरफेस हमारा हो जाएगा प्लेन और ये हो जाएगा हमारा स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये प्लेन और ये स्मूथ। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक अगला टॉपिक है, दैट इज आवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पास है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब हमारे पास, सपोज हमने एक सरफेस लिया हुआ है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे हमने एक लाइट ली, यहां से इस लाइट को हमने क्या किया, इंसिडेंट करा, तो ये आई रे ऑफ लाइट, सरफेस से टकरा के इस साइड गई, तो जो लाइट यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट से, सोर्स से यहाँ तक आई, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि मैंने बताया पाथ जॉइनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इंसिडेंट रे। और ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब जब हमें इनको सेपरेट करना है एंगल के बेस पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, सो ये हो गया नॉर्मल टू सरफेस, ये मिल गया। अब जब लाइट आएगी तो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, थीटा आई बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे इसके साथ एंगल बनाएगा तो इसको थीटा आई बोलेंगे, अगर वही रिफ्लेक्टेड बनाएगा इसको क्या बोलेंगे, थीटा आर बोलेंगे। तो हमारे पास पहला टर्म अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं रूल नंबर 1 में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पे एंगल चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब जिस तरीके से लाइट आई उसी एंगल पे लाइट चली गई, मतलब यहां पे जो थीटा आई है, थीटा आई इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड थीटा आर इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर। ये हमारे पास टर्म हो गया, मतलब अब यहां पे हमें पता चला कि ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो यहां पे नोट में लिखना है एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सरफेसेस, चाहे वो रफ हो चाहे वो प्लेन हो, वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब उसी के साथ हम बात करते हैं, हमारे पास अब स्पेरिकल सरफेस है। अब यहाँ पे सम आता है बेसिक डेफिनेशंस, वो हमें पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल सरफेस। अब स्पेरिकल सरफेस अपने पास कितने, सबसे पहले वो जान लेना है, क्योंकि अपने पास सरफेस दो टाइप का होगा, एक होगा प्लेन सरफेस, दूसरा होगा स्पेरिकल। प्लेन सरफेस हमारे पास ये हुआ, प्लेन सरफेस हो गया। अब स्पेरिकल में दो आएंगे, एक होगा कॉनकेव, दूसरा होगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब जिसका बाहर का साइड पेंटेड होगा, मतलब या पॉलिश्ड किया हुआ होगा, उसे बोलेंगे कॉनकेव। और कॉन्वेक्स का मतलब हो जाएगा जिसका इनर साइड क्या हुआ होगा, पॉलिश किया होगा या पेंट किया होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो ये हुआ, हमें स्पेरिकल जो सरफेस है, स्पेरिकल जो अपने पास सरफेसेस है, उसी से रिलेटेड कुछ कॉमन डेफिनेशन देखने हैं जो कि हमारे पास होते हैं एग्जाम में, उसी के ऊपर डेटा हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा मेजर किया जाता है।
लाइक ये अपने पास एक स्फीयर है, सॉरी ये हुआ स्फेरिकल सरफेस हुआ, हमने कौन सा लिया है, कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब कोई भी अगर बॉडी है तो जो ये सरफेस हमने लिया है ये ऐसे नहीं आ गया। सरफेस के लिए अगर मैं बोलूं तो हमारे पास अगर कोई एक स्फेरिकल सरफेस मैं ले रहा हूं इस तरीके से, ये हो गया एक सरफेस हो गया। अब इसमें से मैं अगर एक पॉइंट कट करता हूं बेटा, लाइक इतना पॉइंट अगर मैं कट करता हूं, इतना पॉइंट, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस में आएगा। क्योंकि अगर मैं इस पूरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पे देखो ये इतना सरफेस हमारा कैसे बना, पता चला, सबको दिख गया। अब ये सरफेस हमें बता रहा है कि अब हमारा सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। ये हमें पता चला कि हमारा कैसा सरफेस हो गया, कॉनकेव हो गया। अगर इसके आउटसाइड पेंटेड है तो, सॉरी इसके अगर आउटसाइड पेंटेड है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, कॉनकेव सरफेस है। सिमिलरली ये हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये हमारा एक पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे हम P, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल। सो पहला डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा, पोल का, ये हुआ पोल, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा, द सेंटर पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज टर्म्ड एज पोल। अब इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, उस पोल से एक लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन पास हुई है उसे हमने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि दिखती नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, अब ये जो लाइन है, अब इसी के ऊपर हमारे पास ये फोकस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन फोकस, कैपिटल F, ये हो गया मेन फोकस। अब चौथा पॉइंट है कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जैसे कि हमने कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ये इस तरीके से सरफेस लिया, अब इस सरफेस का जो सेंटर होगा, इस सरफेस का जो सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, C। ये हो जाएगा C, हो गया अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा आ जाएगा फोकस, ये क्या हो जाएगा, पोल, और ये हो गया हमारा सरफेस। इस तरीके से हो गया। ये हुआ हमारे पास कुछ डेफिनेशन इन टर्म्स से रिलेटेड। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सर्कल का सेंटर भी मान के चल सकते हैं, स्फेरिकल बॉडी का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब जो पोल है, मेन फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। तो ये हो गया अपने पास स्मॉल f, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू मेन फोकस इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ। अब वही डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट C तक, C क्या है हमारा, C इज योर रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हमारे पास टर्म्स मिल गए। ये पांचवा पॉइंट क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 6 पॉइंट क्या मिला, फोकल लेंथ। अब 7th पॉइंट क्या होगा, 7th पॉइंट है बेटा हमारा अपर्चर। अपर्चर दो टाइप का होता है, एक एंगुलर, एक लिनियर होता है और एक एंगुलर होता है। सो हमारे 10th के जो पूरे का पूरा कोर्स है उसमें लिनियर की ही बात किया, एंगुलर की बात नहीं किया। यहां से द परपेंडिकुलर जो पॉइंट है इसके, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस, इसको मैंने ए बोला, बी बोला। द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ स्फेरिकल सरफेस टू बॉटम ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज टर्म्ड एज अपर्चर। और बोल सकते द बेंडिंग ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज टर्म्ड एज अपर्चर। ये हुआ लिनियर अपर्चर। ये कौन सा हुआ, लिनियर, लिनियर अपर्चर हुआ। अब इसी तरीके से अगर ये सेंटर पे जाएगा तो सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर अपर्चर। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर अपर्चर। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हो गए हमारे, जो आगे के टर्म्स में हमें हेल्प करने वाले हैं कि अब सरफेस कौन सा होने वाला है। अब इसी के साथ अपने पास है कुछ इमेज के डायग्राम से देख लेते हैं, किस पे अगर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे होते हैं। अगर हमारा रे डायग्राम सही है तो हमारा पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर रे डायग्राम में 1% पे मिस्टेक है तो पूरे मार्क्स जाएंगे। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक बार आपको बताऊंगा, अगर ऑब्जेक्ट है कहीं भी रखा हुआ है, जैसा कि हमने पिछले केस में यहाँ पे देखा, अब जैसे कि ये सी होगा, ऑब्जेक्ट या तो इसके पीछे होगा
या तो सी पे हो सकता है या तो इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि दोनों का जो मूवमेंट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, हम ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा पोल के पास लेके जाएंगे इमेज उतनी दूर खिसकेगा, और जितनी ज़्यादा इमेज दूर खिसकेगा ऑब्जेक्ट पोल के उतना पास आएगा, और जब इमेज पोल के पास आएगा तो ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, ये अपने पास उन टर्म्स के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो अपने पास इमेज के लिए बोला हुआ है, इमेज फॉर्मेशन है किसके लिए, कॉन्केव मिरर है। अब हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्चुअल और दूसरा होता है रियल। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देगा, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। रियल का मतलब हमें दिखाई देगा, एज इट इज दिखाई देगा, और उसमें भी दो कंडीशन होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड और एक होता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनना। अब यहाँ पे कौन सा केस आएगा वो हम देखेंगे। सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैंने आपको जस्ट बताया कि जितना ज्यादा पोल से दूर होगा इमेज पोल के उतना पास बनेगा। ऑब्जेक्ट पोल से बहुत दूर है मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। अब जब इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस, क्योंकि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास हो रही है तो हमेशा वो कहां से पास होगी, अपने फोकस से पास होगी। अगर उसके पैरेलली है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक ही काम है कि उसको मेन फोकस से क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। अब इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज तो सीधा बन रहा है बट कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लाइक इस तरीके से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। और हाईली डिमनिश मतलब एक डॉट टाइप का दिख रहा है अगर इन्फिनिटी पे है तो। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या किया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कर दिया, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे किया मतलब ये वाला कंडीशन याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना पीछे इमेज उतना सेंटर ऑफ पोल के उतना पास। यहाँ पे देखो इतना बड़ा, जैसे ही दूर जाएगा और ये पास होते जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा। लेकिन जब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसके लिए अपने पास केस कौन सा है, ये वाला है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है और साइज क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे है। बट नेचर क्या होगा, चेंज होगा। नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सेम एज इट इज होगा। सो दूसरा केस अपने पास क्या होगा, जब बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट अपना बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। सो इसके लिए केस अपने पास क्या है, ये रहा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक। हाँ, सी एंड एफ रखा तो बियॉन्ड सी बना। अब इमेज साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है पोल के और इमेज दूर बन रहा है तो इमेज बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट अपना जो साइज है वही रहेगा। लास्ट केस अपने पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड एफ। इस 5 के 5 केस में जो इमेज बनेगा वो सब में देखो एक ही कंडीशन बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बता रहा है। बट एक इस कॉन्केव मिरर में केस होता है जहां पे जो इमेज होता है उसका जो नेचर होता है वर्चुअल एंड क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। कंडीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड एफ के बीच में होगा तो, वरना इसके चांसेस होंगे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड के। और एक याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास, उसके लिए R इक्वल्स टू 2F यूज करते हैं, क्योंकि जितना पोल से F होता है उतना ही फोकस से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक 2 मीटर यहाँ पे है, सो ये भी क्या होगा 2 मीटर, दैट मीन्स R कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट मीन्स 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। सो R कितना मिल गया, 4 मीटर मिल गया। मतलब R इक्वल्स टू 2F आपको याद रखना है। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब अपने पास है साइन कन्वेंशन की। हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमें कंडीशन में पोजीशन क्या लेना है, कि अगर अपने पास वैल्यूज हैं तो पता कैसे चलेगा कि कब इमेज पॉजिटिव लेना है, कब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। सो इतना याद रखना, अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है, ये भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। लेकिन हमें यहाँ पे देना है कि जब हम इस कोऑर्डिनेट के
बेस पे हम कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, तो इस कोऑर्डिनेट के जब ऊपर होगा इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई भी लाइन ऊपर है तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और वो इमेज की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट बताएगी। ऊपर की तरफ है तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और जब नीचे बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला जो साइन है ये तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, और ये वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, ये भी क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बना, इस साइड अगर जा रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन इस साइड है तो नेगेटिव, क्योंकि जब टकरा के वापस आएगा तो डायरेक्शन इसको यही देगा, और ये डायरेक्शन कैसे हैं, नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास जो मिरर है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके पहले हम देख लेते हैं अपना मिरर फॉर्मूला बेसिकली अपने पास क्या है। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आपको बोलना है द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज टर्म्ड एज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना, आगे के टर्म्स को डिफाइन करना। ये हुआ, तो v क्या है अपने पास, v इज योर इमेज डिस्टेंस and u is your object distance and f is your focal length, ठीक है। अब ये टर्म्स हमारे पास हैं। अब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा स्फेरिकल सरफेस होगा और एक प्लेन होगा। प्लेन पे जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइड क्या होती है, इमेज की होती है। लाइक इस तरीके से मैंने एक प्लेन सरफेस लिया। अब इस प्लेन सरफेस पे चिंटू यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा, जिसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। अब जब इसका डिस्टेंस 5 मीटर है तो इसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, 5 मीटर ही होगा। दैट मीन्स दूसरी तरफ क्या बनेगा, ये 5 मीटर पे ही बनेगा। सो हमारा जो इमेज हुआ वो भी क्या होगा, 5 मीटर पे होगा। मतलब प्लेन मिरर में कोई भी चीजें बड़ी छोटी नहीं होंगी, सेम साइज क्या होगा, ये सेम है तो ये भी क्या होगा, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही होंगे, बाकी किसी में चेंजेस होने की जरूरत नहीं। अब ये इतना हुआ। अब इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा जो मिरर है उसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा। सो m इट इज डिनोटेड बाय m, क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। h डैश इज योर इमेज हाइट, h इज योर ऑब्जेक्ट हाइट। सो अपने पास क्या हुआ, h डैश अपॉन h मिल गया, ये मैग्निफिकेशन मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं मिरर के टर्म में बेटा पीछे, तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आएगी तो लाइक इस तरीके से, तो ये तो पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट, लेकिन नीचे का टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। सो मैं अगर लिखना चाहूं तो इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू माइनस एच डैश अपॉन एच। अब इस पे हमारा रिलेशन क्या होगा, एच डैश क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा v अपॉन u। सो m की जो वैल्यू बनेगी दैट मीन्स माइनस v अपॉन u। ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन, कि हमारा जो मिरर है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कंडीशन कि कॉनकेव के लिए क्या यूज करना है और कॉन्वेक्स के लिए क्या यूज करना है। ये टर्म्स आपको मिस नहीं करना। अगर m अपने पास पॉजिटिव है तो क्या होगा सर, अगर m अपने पास नेगेटिव है तो क्या होगा सर। अब अगर कंडीशन के बेस पे जाएं, m क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें हमेशा याद रखना इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इस कंडीशन पे तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी साइज कैसे डिफाइन करेंगे। सो साइज के लिए याद रखना बेटा आपको हमेशा कि अगर अपने पास m है, m की वैल्यू अगर मॉड में लेना, क्योंकि पॉजिटिव लेके ही चलना है, अगर 1 से बड़ी हुई तो क्या होगा, m की वैल्यू सर अगर 1 से छोटी हुई तो क्या होगा, m की वैल्यू सर अगर इक्वल टू 1 हुई तो क्या होगा। तो दैट मीन्स इस केस में हमें याद रखना है
ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। क्या बनेगा, इनलार्ज्ड। लेस देन 1 हुआ तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। और अगर इक्वल टू 1 हो गया तो उसका क्या होगा, साइज सेम साइज हो जाएगा। अब इस पे हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमारा जो मिरर है कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। हम अगर आगे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने ऐड करके आपके लिए बताया हुआ, देखो कॉनकेव मिरर के लिए भी कंडीशंस मैंने ऐड करी हुई है और कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव। सो देखो यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं यू ले रहा हूँ तो इस साइड है नेगेटिव, वी इधर बना वो भी वी नेगेटिव, फोकल लेंथ यहीं पे दैट मीन्स वो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, आर भी क्या हो गया, वो भी नेगेटिव हो गया। मतलब सारे टर्म्स क्या हुए यहाँ पे, नेगेटिव हुए। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूं मैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव होगा और जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारे पास, पॉजिटिव, बस खाली यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, आगे देखो ये कुछ टेबल स्पेशल से ऐड किया हुआ है ताकि आपके मन में जो डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी ना रहे। देखो मैग्निफिकेशन अगर +1 होगा तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, प्लेन। मैंने बोला टाइप ऑफ मिरर याद रखना है। अगर मैग्निफिकेशन +1 है बेटा, एमसीक्यू के टर्म्स में याद रखना है, सो मिरर कैसा होगा, प्लेन। अगर -1 हो रहा है सो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव। लेकिन उसका नेचर कैसे होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्योंकि मैंने +1 के लिए क्या बोला, m = 1, सेम साइज बनेगा। दोनों में क्या डिस्कस कर रहे हो, सेम साइज ही डिस्कस कर रहे हैं, बट नेचर चेंज हुआ ना, इसमें प्लेन हो गया, इसमें कॉनकेव। अगर पॉजिटिव है तो प्लेन, नेगेटिव है तो कॉनकेव। फिर अगला क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, सो ग्रेटर देन 1 के 2 केस हुए, तो दोनों केस में क्या होगा, देखो कॉनकेव कॉनकेव, बट साइज चेंज हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कंडीशन चेंज हुआ, अब जो हमने नेचर की उसकी कंडीशन देखी उसी के बेस पे। फिर लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 के लिए भी 2 केस है, क्या हो गया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो लास्ट वाले केस में अगर पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है तो कॉनकेव ही होगा, लेकिन कॉन्वेक्स भी उसके साथ होगा। ये टेबल आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है कि इससे रिलेटेड कोई भी टर्म आपके छूटे ना एग्जाम में, ताकि आपका 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद रहे और आप उसको इजीली क्या करो, सॉर्ट आउट कर। ये हो गया अपने पास कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ हम अगर डिस्कस करें तो यूजेस भी हम इसके डिस्कस करते हैं। हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट में हो गया, डेंटिस्ट जो यूज़ करता है, या तो कहीं के बड़े बड़े गैराजेस होते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं। क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है बहुत छोटा इमेज दिखाता है बट पूरा व्यू कलेक्ट करता है, लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है साइज क्या हमें हमेशा बड़ी दिखाता है। लाइक डेंटिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं हमारे कैविटी को देखने के लिए, वो कॉनकेव होता है। सो इन टर्म्स में आपको याद रखना है कि व्यू अगर छोटी दिख रही तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स। व्यू अगर बड़ा दिख रहा है, साइज बड़ी दिख रही, समझ जाना वहां पे क्या है, कॉनकेव ही यूज किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसके हमारे पास है टर्म्स कुछ है। अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में अगर बोलूं तो सबसे पहले टर्म क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन में बेटा, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने क्या बोला, उसको एक ही मीडियम चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा, 1 2 3 हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो मीडियम जब चेंज होगा सो हमारा रिफ्रैक्शन पॉइंट उसको बोलेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा 2 मीडियम चाहिए होगा। अगर 2 मीडियम से कम है या 1 मीडियम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास एक रूल्स है, जैसे कि वहां पे हमने लॉ ऑफ क्या देखा, रिफ्रैक्शन देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो उससे पहले हमारे पास एक टर्म है बेटा, वो याद रखना, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
कहीं कहीं बुक में इसको एन और इसको म्यू करके डिनोट करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन इक्वल्स टू, हम अगर बोलना चाहें तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अपॉन में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे डिनोट करते हैं, सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को किससे डिनोट करते हैं, वी से। सो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और सिंपल टर्म में बोलना चाहें कि लाइट अगर मीडियम चेंज कर रही सो कैसा बिहेव करेगी, उसी को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं कि लाइट बेंड कितना करेगी, उसकी जो प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, कि क्या अपने पास मटेरियल है, लाइक वाटर है, ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, अपने पास क्राउन ग्लास है, मटेरियल। और डिपेंड करता है ये वेवलेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, जिसको हम बोलते हैं लेम्डा। लेम्डा पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों वैल्यूज बताएंगे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज़्यादा है कि कम है। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो अगर मैं एन की बात करूं, एयर में क्या होता है और डायमंड में क्या होता है। एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है, डायमंड में सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हमारे पास दो और ग्लास होते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, एक फ्लिंट ग्लास होता है और एक क्राउन ग्लास होता है। फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास का हमारे घर पे जो विंडोज़ वगैरह बनने हुए उसमें यूज़ होता है, और जो अपने पास दूसरा हमारे अगर लेबोरेटरी में यूज़ हो रहे हैं टर्म्स लाइक प्रिज्म बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल सकते हैं, इन सब में क्या होता है, फ्लिंट ग्लास का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि उससे हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, टर्म्स क्या क्या वो हमें इजीली पता होना, लाइक हमारे पास ये क्या है, एक सबसे पहले एक मीडियम हो गया N1। ठीक है, N1 को मैंने मान लिया एयर है। अब एयर, ये मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की, ये क्या हो गया अपने पास N2, ये मीडियम सेपरेशन है, क्या है, मीडियम सेपरेशन। ठीक है, मीडियम सेपरेशन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्या करना, अलग करना। लाइक हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के नीचे वाटर है, स्विमिंग पूल के ऊपर एयर है, दोनों को सेपरेशन करने के लिए दिख रही जो लाइन, जो दिखती तो नहीं है बट उसको सेपरेट कर रही, उसी को क्या बोलते हैं, मीडियम सेपरेशन। अब हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट यहां से आई इस तरीके से, अब इस सरफेस पे आई रे ऑफ लाइट, तो हमें पता है जैसे ही सरफेस पे आएगी, सो ये कौन सी होगी, इंसिडेंट रे हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। सो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सर जब इसकी जो लाइट की जो ट्रेवलिंग स्पीड होगी पहले मीडियम में v1 मान लेते हैं, दूसरे में क्या मान लेते हैं, v2। जब वो रेरर, n1 कैसा मीडियम है बेटा, रेरर, n2 कैसा है, डेंसर। जब रेरर से डेंसर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी लाइट की जो लाइन है, जो रेज है, वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब वेन एवर रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जानी कहाँ चाहिए थी ऐसे, बट वहां नहीं गई, बेंड हो गई। तो ये क्या हो गया, स्नेल के लॉ का पहला रूल हो गया। और जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा रेरर में होती है और सबसे कम किस में होगी, डेंसर। मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि न्यूटन सर यहाँ पे ही गलत हुए थे कि न्यूटन ने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डेंसर में ज़्यादा होती है मुकाबले रेरर में, लेकिन वहाँ पे न्यूटन क्या थे, गलत साबित हुए थे। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो रेरर में ज़्यादा होती है, डेंसर में क्या होती है, कम होती है। वहाँ पे एक ही जगह न्यूटन क्या हुए थे, गलत साबित हुए, तो बाकी सब जगह वो ऑलमोस्ट क्या थे, सही थे, ऑलमोस्ट क्या सही ही थे। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकेट करेंगे हम, तो अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो हम इसके टर्म्स को अगर बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा अपने पास,
अब ये अपने पास है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो टर्म्स अपने पास क्या हो जाएंगे, जैसे कि देखो यहां पे अगर मैं बोलना चाहूं बेटा तो यहां पे क्या बोल सकता हूं, वेन एवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, जब डेंसर से रेरर आ रहा है तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी तो झुकने की वजह क्या होगी, दूर हट जाएगी। अगर इसकी लाइन का पाथ में अगर ड्रॉ करके बताऊं तो किस तरीके से जाने की कोशिश, ऐसे जानी चाहिए थी बट और दूर चली गई, तो यहां पे क्या हुआ, बेंड होने की वजह क्या हो गया, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब नॉर्मल से दूर हटी तो उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ। अगर बोलना चाहें तो यहां पे लिखेंगे n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर साथ में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, जिसको हम बोलते हैं n21 अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसी को हम क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी के सहारे हमारे कुछ टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे, समझने होंगे, जो कि आगे आपको हेल्प करेगा कैसे इसको हमें समझना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है अपने पास जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमें पता है कि क्या बोला है, ग्लास स्लैब बोला है। ग्लास स्लैब हम ले लेते हैं, ये हुआ ग्लास स्लैब। अब इस तरीके से मैंने ग्लास स्लैब लिया बेटा, ठीक है। अब ग्लास स्लैब में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सर क्या क्या हो सकता है इसमें। सो सबसे पहले ये जो पहला मीडियम होगा उसको मैंने क्या लिया, n1, जो कि क्या है बेटा, एयर है। दूसरा मीडियम हो गया ग्लास, जो कि क्या है, डेंसर। फिर से कहाँ पे आया, n3, जो कि क्या हो गया, n3 अपने पास ग्लास से एयर, फिर से ही कहाँ पे आ गया, एयर पे आ गया। तो अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे और जैसे ही सरफेस पे आएगी, हमारा पहला फर्ज बनता है कि हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स इस तरीके से। अब हमें पता है कि रेरर से डेंसर जाएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। रेरर से डेंसर जाएगी तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड करेगी। किसकी तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ। तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे एंगल क्या बन गया अपने पास, आर हो गया। या तो अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो यहाँ पे हम θ1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं θ2। अब उसी तरीके से लाइट जब डेंसर से रेरर जाएगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल, डेंसर से रेरर जाएगी तो क्या करेगी, वो दूर जाएगी। किससे दूर जाएगी, इस नॉर्मल से दूर जाएगी। दैट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा अपने पास, θ3, ये हो जाएगा θ4। अब हमने जब θ1, θ2, θ3, θ4 इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो टर्म्स हो इजीली समझ में। अब यहाँ पे पहले रे आई, ठीक है, और हमारा जो स्लैब था P Q R S था। अब पहले अगर रे का नाम दूं, A से कहाँ पे आया, B से कहाँ पे आया, C से कहाँ पे गया, D पे। हमारी जो रे है जानी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट गई कैसे, सारे के सारे कांड करने के बाद। कांड मतलब क्या हुआ, स्नेल्स का लॉ अप्लाई कर दिया ना उसने, यहां से रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, मतलब उसका जो पाथ हुआ ओरिजिनल जो था उससे चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो डाइवर्जन मिल गया, तो मतलब उसकी जो पोजीशन हुई चेंज हो गई। उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हमारा कौन सा रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे। ये हो गया इमर्जेंट। इमर्जेंट क्यों बोलते हैं, जब कभी कोई भी रे 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम से चेंज होकर के बाहर आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और हमारी जो ये रे है ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट, ऐसी जानी चाहिए थी। और इसी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो लेटरल शिफ्ट
ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब खिसक गई, उसकी पोजीशन से थोड़ी सी इधर आ गई, उसी को क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये एंगल सब बराबर हो सकते हैं? तो बेटा हमने पढ़ा था क्लास 9th में, 7th में, 8th में अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूं θ2 इक्वल्स टू θ3 लिख सकता हूं। n1 और n3 बराबर है, सो n1 इक्वल्स टू n3 लिख सकता हूं। मतलब चीजें सेम हो रही हैं। अब इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखना है अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 sin θ1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, n1 sin θ1 इक्वल्स टू n2 sin θ2 sin θ2 पहले के लिए हुआ। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, n2 sin θ3 n3 sin θ4 इक्वेशन नंबर 2। बेटा मैंने आपको यहां पे बताया कि θ2 θ3 इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि यहां पे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे, दैट मींस θ2 ये भी इक्वल हो गए, और जो मीडियम 1 है वही तो मीडियम 3 है, दैट मींस n1 इक्वल्स टू n3। अब जहां पे n3 है वहां पे मैं n1 कर सकता हूं, n3 कहां पे, इसमें n1 कर दूंगा मैं। सो ये क्या हो जाएगा, θ3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, θ2 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, n2 sin θ2 इक्वल्स टू n1 sin θ4। और ये इक्वेशन 1 और 3 को साथ में लेंगे तो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, अपने पास कुछ कैंसिल होने जैसा है, n1 sin θ1 n2 sin θ2 ये टर्म्स कैंसिल होंगे। सो बचेगा क्या अपने पास, n1 sin θ1 इक्वल्स टू n2, उल्टा लिख देगा सॉरी, n1 ही आएगा, n1 sin θ4, साइन से साइन कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल। सो बचा क्या अपने पास, θ1 इक्वल्स टू θ4। मतलब जो एंगल यहां पे बना था वही एंगल यहां पे बना, मतलब θ1 इक्वल्स टू θ2। मतलब ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, अब इतने टर्म्स हमारे हो गए। अब इसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये ऐसे ये पैटर्न्स को फॉलो करना है और उस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके बता देना कि यही आंसर होगा, हमारे सर ने ऐसे ही बताया था और यही एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है अपने पास लेंस फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको रिलेशन बताया, द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज टर्म्ड एज लेंस फार्मूला। सो यहाँ पे टर्म्स थोड़े माइनस होंगे क्योंकि हमारे पास जो लेंस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है यूजिंग साइन कन्वेंशन, और जो इमेज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया हमारे पास लेंस फार्मूला। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा वो होता है m इक्वल्स टू v/u। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा। ये अपने पास लेंस के टाइप कितने हो देख लेते सबसे पहले। ये हुआ अपने पास कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये दूसरा है अपने पास कॉनकेव हुआ। अब इसी को ऐड कर करके अगर मैं हाफ पोर्शन किसका लूं, ये हाफ, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। यहां से अगर देखेंगे तो डबल कॉन्वेक्स हुआ, ये हुआ डबल कॉनकेव। कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे, जिसका अपर पोर्शन थिक होगा बीच में थिन होगा। यहाँ पे जिसका अपर पोर्शन थिन बीच में क्या होगा, थिक होगा। सो अगर मैं ऐड करता हूँ लाइक इस तरीके से, हमारे पास सेम पोर्शन अगर कट करके यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि ये हो गया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखो ये कैसा बन गया, इसमें अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो गया, क्या हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेवो बोल सकते हैं। अगर प्लेन में ऐड करेंगे तो प्लेनो कॉन्वेक्सो कॉनकेवो हो सकता है। मतलब टर्म्स अलग अलग हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट हमारे 10th के बुक में कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही बोला है तो उतना यूज करो, उससे ज्यादा यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो अपने पास सेम कंडीशन वही रहेगा, m इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा और m नेगेटिव है तो क्या होगा, m पॉजिटिव। तो अपने कंडीशन हमें पता चल गया, m पॉजिटिव क्या होगा और m नेगेटिव क्या होगा, पीछे डिस्कस कर लिया हमने। अब यहाँ पे भी बोलोगे कि सर अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो क्या होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस हुआ तो क्या होगा। सो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा जुगाड़ अवेलेबल है, ये आपको याद रखना है। दैट इज अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है सो u क्या होगा, नेगेटिव होगा, और v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव है तो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड आएगा। जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो याद रखना है u तो अपने पास है, लेकिन जो f है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव होगा। u नेगेटिव है, v पॉजिटिव अगर होगा तो उसके केस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने कंडीशंस बता दिए, ये इस तरीके से किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए हो गया, और ये क्या हो गया, कॉनकेव के लिए। सो ये टर्म्स आपको याद रखना है ताकि कंडीशंस पता, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी समझ लो कि ये कंडीशन आपको याद रखनी कि जितना ज़्यादा सेंटर के पास आओगे, ऑप्टिकल सेंटर के पास आओगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जब हम ऑप्टिकल सेंटर के पास आएंगे तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर पास लाएंगे तो इमेज दूर जाने लगेगा, जितना ज़्यादा पास आएंगे तो क्या हुआ, इमेज दूर गया। समझ गए इतना टर्म्स, और जितना ज़्यादा दूर जाएंगे इमेज क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा, जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ, ये इधर जा रहा, दूर जा रहा, तो ये इधर आ रहा, जब ये इधर गया तो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। अब इसी के बेस पे अपने पास पहले ये कुछ टर्म समझ लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। सो P इक्वल्स टू होता है 1/f। 1/f क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज टर्म्ड एज पावर ऑफ लेंस। इसका जो यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल D से। अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है तो क्या होगा सर, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा सर। सर ने तो चश्मा पहले से ही पहना हुआ है, तो इसका मतलब सर बताएंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना है कि सर की एज क्या है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सर की एज ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे लेंस कौन सा हो जाएगा अपने पास, कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब अगर नेगेटिव है तो सर का चश्मा यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो याद रखना अगर m अपने पास इसके ऊपर है, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है सो कॉन्वेक्स, अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव। ये कंडीशंस न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते समय आपको याद रखना है।